डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनका जन्म 10 मई 1967 को सिवान जिले के हुसैनगंज ब्लॉक के प्रतापपुर में हुआ। 1990 के दशक में की शुरुआत में सिवान में पहली बार चुनाव चिन्ह शेर छाप से जीरादेई विधायक बनने के बाद लोगों के बीच निर्दलीय युवा की जीत ने एक अलग पहचान बना दी। जहां विकास, सद्भाव और लोगों से मिलने जुलने से सिवान के युवाओं में शहाबुद्दीन के लिए प्रेम बढ़ा और कुछ ही दिनों में सिवान के एक नए युवा की अस्तित्व सामने आया। शुरुआत के समय में उनके ही गांव के विधायक प्रत्याशी और सिवान के कोऑपरेटिव अध्यक्ष मनोज सिंह जी उनके करीबी मित्रों में से सबसे करीबी रहा करते थे। कुछ दिनों बाद उनमें कुछ अनबन हुई और दोस्ती टूट गई, लेकिन फिर उनमें हमेशा से एक अलग भाव रहा है। शहाबुद्दीन को हमेशा से माना जाता है कि अपने गांव के प्रति हमेशा से ही उनका लगाव जुड़ा रहा, अपने शहर के प्रति तो जग जाहिर है। शहाबुद्दीन विधायक बनने के बाद श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जनता दल की युवा शाखा में शामिल होकर राजनीतिक सुर्खियों में आए। उन्होंने 1990 और 1995 में विधानसभा के चुनाव जीते और 1996 में जनता दल से टिकट लेकर के लोकसभा के लिए चुनाव चुने गए। उसके बाद उनका कद बढ़ा और बिहार की तत्कालीन सरकार पर लालू प्रसाद के प्रभुत्व और 1997 के राष्ट्रीय जनता दल के गठन के साथ डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की शक्ति, लोकप्रियता बढ़ती चली गई और आए दिन सिवान के साहब मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में क्या है सच्चाई और क्या है जानते हैं। आइए सिवान इन्फो के नए सीरीज सच्चाई में आपके दोस्त शाहिद अली के साथ। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को एक जमींदार और सुसज्जित परिवार में सिवान के प्रतापपुर गांव में हुआ, जहां उनके एक राजनीतिज्ञ और बिहार राज्य के सिवान निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व संसद सदस्य थे। वहां जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के पूर्व सदस्य भी रहे। शहाबुद्दीन को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से एक कार्यकर्ता छोटे लाल गुप्ता के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। उसके लिए वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। उन पर पूर्व छात्र नेता चंद्रशेखर प्रसाद सहित अन्य कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या का भी आरोप था। शहाबुद्दीन 1996 से लेकर के 2004 के बीच सिवान निर्वाचन क्षेत्र के लगातार 4 बार भारतीय संसद के लिए चुने गए। 1990 और 1995 में जीरादेई के निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 2 बार विधायक सभा के लिए चुने गए। उनकी पत्नी हिना साहब ने उनकी अयोग्यता के बाद राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में सिवान में निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। इस दौरान एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सांस इज लेस एंड वर्क इज मोर, यानी उम्र छोटी है और काम बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा था कि वह जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे। शहाबुद्दीन अपराध और राजनीति के गठजोड़ से पैदा हुआ एक शायद सबसे अनोखे और ताकतवर बाहुबली थे। उनके कुछ लोगों का कहना है और उनका मानना भी है कि बड़े दांव पेच और वाली राजनीति को शहाबुद्दीन समझ नहीं पाया, क्योंकि उनमें उतना छल कपट नहीं था। छल कपट नहीं समझ पाए शहाबुद्दीन साहब। वहीं विकास की बात की जाए तो शहाबुद्दीन जो विकास सिवान में किया वैसी इससे पहले ना किसी सरकार ने किया है, ना ही अभी तक हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, टेलीविजन, टेक्निकल फील्ड, उसके साथ साथ कई चीजों में उनकी काम की सराहना की जानी चाहिए। जहां राजेंद्र स्टेडियम, इंदौर स्टेडियम, आयुर्वेदिक कॉलेज, यूनानी मेडिकल कॉलेज, सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज और भी कई बड़े कामों से उनको याद किया जाता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में सिवान के ही रहने वाले अजय तिवारी जी का कहना है कि सोशल मीडिया पर लिखा कि वह हमेशा से शहाबुद्दीन के आलोचक रहे हैं, लेकिन अगर आज वह जेल से बाहर होते तो सिवान को मेडिकल और ऑक्सीजन की कमी डॉक्टरों को कभी नहीं झेलनी पड़ती। इवन उनका कहना था कि डॉक्टरों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ती। सरकारी अस्पताल के कई डॉक्टर अस्पताल में आकर मरीजों को देखते और अपने प्राइवेट दवाखानों में बैठे नहीं रहते। वही लिखते हैं कि शहाबुद्दीन को याद किए जाने को लेकर सिवान में लोगों में हमेशा पेशोपेश रहेगा। वह व्यवस्था की नाकामी ही है जो कि
किसी शहाबुद्दीन को रॉबिन हुड जैसा बना देती है और आज भी बिहार के सिस्टम में विलन बना हुआ है और लोगों से यह पलायन करने की मजबूरी है कि बिहार के लोग आज भी अपने रॉबिन हुड की तलाश में। जेएनयू से पीएचडी कर रहे और आरजेडी के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य जयंत जिज्ञासु कहते हैं कि मीडिया में शहाबुद्दीन को जो छवि पेश की जा रही है उसमें यह कभी सच्चाई नहीं थी। यह नहीं बताया जाता है कि उन्होंने कभी भी सांप्रदायिकता हिंसा को हवा नहीं दी। लालू के प्रति उनकी वफादारी बिना शर्त रही। वह कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने लालू को हमेशा अपने बड़े भाई की तरह माना। शहाबुद्दीन सिवान जिले का एक बाहुबली और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी रहे। उनकी शिक्षा बिहार में हुई और उन्होंने कला में बैचलर और मास्टर किया और राजनीतिक विज्ञान में पीएचडी की। इसीलिए उन्हें डॉक्टर शहाबुद्दीन कहा जाता है। शहाबुद्दीन की डिग्रियां कभी भी कम नहीं पढ़े लिखे थे और हमेशा ही किताबों में लगे रहते थे। शहाबुद्दीन जब तक सिवान में रहे प्रतापपुर में जनता दरबार बनाकर लोगों की परेशानियों को सुनते रहे और निवारण करते रहे। बाद में जेल जाने के बाद प्रशासन ने उन्हें जेल से ही लोगों को सेवा करने का मौका दिया और जेल गेट पर ही दरबार लगता रहा। समय बीतता गया और शहाबुद्दीन को ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह करता रहा गया, लेकिन हमेशा से ही वो अपने सिवान से जुड़े रहे और सिवान के लोगों के लिए हमेशा से ही जिज्ञासु रहे और उनकी ये प्रेम और ये सद्भाव जो है ये जग जाहिर रहा है। जब मंत्रिमंडल देने की नौबत आई थी, जब मंत्री बनने का उनको सपना जो कि नहीं था, वो कभी नहीं चाहते थे कि मंत्री बने और मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, उस समय मंत्री बनने के जो उनको मौका मिला उस मंत्री पद को उन्होंने छोड़ा और कहा कि मुझे सिवान में ही रहना है, मैं सिवान वासियों के लिए हूं और सिवान मेरा है। कुछ लोगों का मानना है कि शहाबुद्दीन ने समय राजनीतिक क्षेत्र में अपने उत्थान का श्रेय अपने क्षेत्र के राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण के समर्थन को दिया। सिवान और आसपास के क्षेत्र में ऊंची जातियां चाहती थी कि वह वामपंथी चरमपंथियों के खिलाफ लड़ाई लड़े, इसलिए उन्होंने राजनीतिक शक्ति के उदय में शहाबुद्दीन का पुरजोर समर्थन किया। वहीं जेएनयू छात्र नेता और सीपीआईएमएल के सहयोगी चंद्रशेखर के अपहरण और हत्या मामले में शहाबुद्दीन को खासा नुकसान सहना पड़ा और जेल जाना पड़ा। वही जेल में ही पत्रकार राजीव रंजन हत्या मामले में नामजद रहे, लेकिन बाद में कोई पुख्ता सबूत ना मिलने के कारण केस को रफा दफा करना पड़ा। बीबीसी की इंटरव्यू में मोहम्मद महताब आलम कहते हैं कि हमें उनकी जरूरत थी। वजह आप जानती हैं, पहले की तुलना में आज मुसलमानों का अपना नेता होना ज्यादा जरूरी है। राजनीति में शहाबुद्दीन का उदय उस दौर में हुआ जब देश में हिंदू वोट बैंकों को मजबूत करने के लिए 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से राम रथ यात्रा निकाली थी और आडवाणी ने 1980 और 1990 के दशक में हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन की अगुवाई की थी। 1984 में विश्व हिंदू परिषद के अयोध्या में राम मंदिर बनाने का आंदोलन छेड़ा, जो आखिरकार 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस में बदल गया। इस दौर में भी सिवान में एक जगह भी कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया और शांति सद्भाव का उदाहरण दिया। वो कहते हैं कि जब तक शहाबुद्दीन साहब दुनिया में थे तब तक सिवान में एक जगह भी कई सालों में एक भी दंगा नहीं। बात करते हैं 16 मार्च 2001 को पुलिसिया स्थायी इकाई के अध्यक्ष पर वारंट की तामील कर रही थी, जब पुलिस पहुंची और शहाबुद्दीन ने उनका विरोध किया और कहा कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और जनप्रतिनिधि की हैसियत से आपसे कुछ वक्त मांग रहा हूं। जहां कुछ नोक-झोंक हुई और गिरफ्तारी करने आए संजीव कुमार को शहाबुद्दीन ने थप्पड़ मार दिया। उसके बाद पुलिस से एकजुट हो गई और शहाबुद्दीन के घर पर घमासान युद्ध हो गया, शुरू कर दिया गया। उसके उत्तर प्रदेश सहित आसपास के अन्य पुलिस इकाइयों को मदद मांगे। पुलिस का घमंड और राजनीतिक द्वेष में आग करके प्रतापपुर के 7 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसमें एक 18 साल का बच्चा भी शामिल। पूरा प्रतापपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया, जहां लगातार 8 घंटे तक गोली चली और कुछ लोगों को घर से निकाल कर गोली मारी गई। सिवान के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था।
इस घटना के बाद बिहार सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजे के तौर पर एक नौकरी दी। शहाबुद्दीन अगर चाहते तो कोई भी मंत्री पद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सिवान में ही रहना और सिवान के लोगों की सेवा करने की ज्यादा तरजीह दी। जब शहाबुद्दीन सिवान थे तब सिवान के हर एक डॉक्टर से आग्रह किया कि 50 रुपये से ज्यादा कोई अपनी फीस ना ले। अप्रैल 2005 में सिवान जिले के तत्कालीन एसपी रतन संजय और नेतृत्व में संजीव सिवान जिले के डीएमसी के अनिल के सहयोग से प्रतापपुर गांव में शहाबुद्दीन के घर पर पुलिसिया छापेमारी की गई, जिसमें AK-47 और अन्य अवैध हथियार होने की बात कही गई, जिसमें नाइट विजन चश्मे और लेकर के लेजर बंदूक शामिल थे। लेकिन बता दें कि शहाबुद्दीन ने इसके बाद नाइट विजन कैमरा और लेजर बंदूक जैसी लाइसेंस कॉपियों को मुहैया कराया और नेशनल टीवी के शो में आपकी अदालत में इस बात को रजित शर्मा के सामने कबूल किया कि उनके पास हर एक हथियार का लाइसेंस था और परमिट था। कारगिल की युद्ध में अपनी सेवा देने के लिए देश की इकलौती राजनेता हैं जिन्होंने फौज में अपने बॉर्डर पर जाकर के सेवा प्रदान करने की अर्जी लगाई थी। जब कारगिल का युद्ध हो रहा था और हमारे देश में जवान लड़ रहे थे कारगिल में, तब शहाबुद्दीन एक ऐसे इकलौते नेता थे जिन्होंने पूरे इंडिया के इकलौते MP थे जिन्होंने अर्जी लगाई थी कि मुझे मौका दिया जाए कि मैं अपने देश की सेवा कारगिल पे जाकर के करूं और बॉर्डर पे अपने देश के लिए लड़ूं। 2006 में नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने सांसद सूरजभान सिंह और नीतीश कुमार की अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सांसद पद्मनाभ सिंह सहित अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए कई विशेष अदालतों को स्थापित की। हालांकि डॉक्टर शहाबुद्दीन ने दावा किया कि उनकी स्लिप डिस्क हो गई है और वह अदालत से ही पेश होने की स्थिति में नहीं है। उनके खिलाफ लंबित मामलों में सुनवाई के लिए सिवान जेल के अंदर 2 विशेष अदालत स्थापित की गई। 30 से अधिक आपराधिक मामलों में लंबित थे, जिन्हें में हत्या के 8 और हत्या के प्रयास, अपहरण और जबरन वसूली आदि के 20 मामले शामिल थे। मार्च 2007 में मजिस्ट्रेट VV गुप्ता ने सिवान अदालत में मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को 19 सितंबर 1998 को सिवान ने CPI-ML कार्यकर्ता पर हमले की 2 साल की सजा सुनाई। शहाबुद्दीन को कई अन्य आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया था, जिसमें 1996 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक AK सिंघल की हत्या का प्रयास भी शामिल था, जिसके लिए उन्होंने 10 साल की सजा सुनाई गई थी। बाद में उनके सिंघल बिहार के पुलिस के DGP बने और 9 दिसंबर 1915 को शहाबुद्दीन को 2004 के दोहरे हत्याकांड के दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की गई। एक और सजा दी गई। 11 सितंबर 2016 को शहाबुद्दीन को भागलपुर जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसके बाद मीडिया द्वारा एक अलग ही खेल खेला गया, जब उसके बाद समर्थकों की गाड़ी गिनी गई, लंबी भीड़ देखा गया, लोगों का जोश देखा गया, फिर राजनीतिक शुरू हो गई और बड़े बड़े नेता अपनी राजनीतिक कुर्सी को हिलता हुआ देख डर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी। सिर्फ 19 दिन बाद 30 सितंबर 2016 को शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी गई और पूरा मीडिया ट्रायल किया गया, जहां विधायक प्रत्याशी बंटी बाबू को भी साफ शूटर दिखा करके और उसके कारण एक ही दिन में उनके घर पे कुर्की किया गया और आत्मसमर्पण करना पड़ा और 6 महीने जेल रहना पड़ा, जिसकी वजह से कुछ निर्दोष लोगों को पुलिसिया कार्रवाई झेलनी पड़ी और बाद में जेल जाना पड़ा। बाद में बंटी बाबू और साथियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। 15 फरवरी 1917 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्हें बिहार के सिवान जिले के दिल्ली की तिहाड़ जिले में स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी लोकप्रियता देखकर बड़े बड़े नेता डरने लगे थे और सिवान से ही नहीं, बिहार नहीं, पूरे इंडिया के शहाबुद्दीन की लोकप्रियता देख करके जो नेता थे वो डरने लगे थे। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन एक तेज मस्तिष्क, गठीले बदन के मालिक थे। उनका विवाह सिवान जिला के हिना साहब से 18 नवंबर 1991 में हुई थी। उनके 2 बेटियां और 1 बेटे ओसामा साहब हैं। उनके पिता मोहम्मद हसीबुल्लाह और माता का नाम
मदीना बेगम था। 12 अप्रैल 2021 को शहाबुद्दीन को 53 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद परिवार का मानना है कि इलाज की लापरवाही और राजनीतिक द्वेष में आकर के साहब की हत्या कर दी गई। उनके इलाज के लिए कई बार उनके बेटे ओसामा साहब ने एम्स में इलाज की गुहार लगाई, लेकिन हर दिन उनका हालात खराब होता गया और 1 मई 2021 को दीनदयाल उपाध्याय में उनकी देहांत की हो गई। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके पार्थिव शरीर को सिवान के पैतृक भूमि पर नहीं लाने दिया गया। 3 दिनों तक उनके परिवार वालों ने कोशिश की अपने पिता की पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव में प्रतापपुर में उनको अपने कब्रिस्तान में दफन करने के लिए दिया जाए। 3 मई 2021 को दिल्ली के जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम ITO के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। आखिर में बहादुर शाह जफर की एक लाइन में एक शेर सुनाना चाहता हूँ। कितने डरे थे वो लोग मेरी मौत से, 2 गज जमीन ना दिए कुएं यार में। ऐसे ही जानकारी और खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने दोस्त शाहिद अली के साथ सिवान इन्फो में।